दोस्तों, छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में से हैं जिन्होंने अपने बल, बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में भी अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। उनका जीवन सदा रण क्षेत्र में ही बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थी और उनका उत्साहवर्धन करती थी। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रण क्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। रानी छत्रसाल को लेकर नैहर चली गईं। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आए। बचपन से ही छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। के खिलौनों में अक्सर असली तलवारें भी थीं। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्राय सभी लोग कहते थे कि वे अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष बनेंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बालपन से ही थे। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का बड़ा शौक था। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिकों का चित्र बनाया करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष से इनकी शिक्षा नियमित ढंग से प्रारंभ हुई। उस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थीं। केशवदास कृत रामचंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके पिता और माता की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छिन चुकी थी। इनके पास ना तो सेना थी ना पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इन्हें अच्छी ना लगी और ये बड़े भाई के पास चले गए। बड़े भाई और ये एक ही मन के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बीच छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। ये बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहां लड़ते थे वहां जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था तो उसे छोड़ देते थे, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी ना थी। फिर भी छत्रसाल को वह हरा ना सका। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था। ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता था वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा पाती थी।
तीसरी बात यह थी, इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता, इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कभी संभव न थी, और वह यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में विजय ना पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड मिलता था। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बातें वह सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए। वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बड़ा सम्मान किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करना और अधर्म कभी मत करना, किसी धर्म या जाति से द्वेष ना करना। शिवाजी की ये बातें उन्होंने सदा याद रखी। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों में ही झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ ना छोड़ा था, फिर भी इस समय इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता रहता। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे, इसका पता एक घटना से लग सकता है। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वे एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वे इनके महल के निकट पहुंचे, छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कांधा भी लगा दिया। ज्यों ही भूषण को पता लगा, वे तुरंत ही कूद पड़े। बोले, महाराज ये आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी समता कैसे कर सकता हूँ? मैं इस प्रकार आपका सम्मान कर सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। इनके दरबार में जो कवि रहते थे, इनमें लाल कवि भी एक कवि थे, जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी अनेक वीरता से भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती हैं। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। यह बात विख्यात है कि शिवजी के गुरु रामदास थे, जिन्होंने उन्हें बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए। शिवाजी को शिवाजी भी उन्होंने ही बनाया। इसी प्रकार महाराज छत्रसाल के भी गुरु थे। इनका नाम प्राणनाथ था। बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर भी छत्रसाल को शांति ना मिली। दूसरी शक्तियां सदा ईर्ष्या की दृष्टि से इनका राज्य देखती रहीं। इसीलिए राज्य की रक्षा के लिए इन्हें जीवन भर लड़ना पड़ा और अंततः इनकी मृत्यु 1731 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों, इस जीवनी में इतना ही। मिलते हैं अगले जीवन परिचय में। तब तक के लिए धन्यवाद।